जी, तो रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, हम इसके ऊपर अब बात करने लगे हैं। जिस तरीके से हम पहले डिस्कशंस में ये बात कर चुके हैं कि कॉस्ट का रिस्क बहुत ज्यादा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज कंपेयर टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो अब उसको रिस्क को कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे उसको मिटिगेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो रिस्क रिडक्शन थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, दिस इज वन वे। थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन आप रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप स्मॉल स्केल CRM इंप्लीमेंट करें, डेटाबेस लें, टूल्स लें, कस्टमर के लिए कस्टमाइज्ड ऑफर बनाएं, और इफ इट वर्क्स वेल तो परफेक्टली फाइन, आप उसको स्केल अप कर लें। लेकिन अगर इफ इट डज नॉट वर्क वेल, तो आपके लिए आसान हो उससे विड्रॉ करना, उसको छोड़ना, ताकि आपका कम से कम रिस्क रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 1000 यूजर्स हैं जो कि CRM के यूजर्स के तौर पे हो सकते हैं, सो मे बी यू कैन स्टार्ट विद अ पायलट प्रोजेक्ट विद 10 यूजर्स टू इवैल्यूएट कि मैं कितने कस्टमर्स को किस तरीके से डील करूं, ताकि मैं देख सकूं मुझे क्या फायदा हो रहा है और क्या मुझे नुकसान है। अगर कोई फायदा उन कस्टमाइज्ड ऑफर से आता है, आप प्रोसीड कीजिए अप स्केल करने के लिए CRM को, और अगर नहीं आता तो देयर इज नो नीड टू अप स्केल, रादर मे बी यू कैन थिंक ऑफ कि मुझे मजीद एक्सपेरिमेंटेशन करनी चाहिए या मुझे छोड़ देना चाहिए इस CRM की एक्टिविटी को। जी, हम बात करते हैं जब बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं मल्टीपल चीजों के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन के जब भी हम CRM के बेनिफिट्स की बात करेंगे तो वो डिपेंड करेगा उसके IT एनेबलर के ऊपर, एनेबलिंग एक्टिविटीज के ऊपर, बिजनेस चेंजेस के ऊपर, एंड देन आपको पता लगेगा कि मुझे क्या बेनिफिट्स हासिल हो रहे हैं उस पर्टिकुलर CRM से, और अल्टीमेटली आप देख सकेंगे कि मेरे इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसका मतलब ये है कि जो बेनिफिट्स आप लेना चाहते हैं, ये बेनिफिट्स एक्चुअली डिपेंडेंट है सेट ऑफ नेटवर्किंग एक्टिविटीज के, और वो एक्टिविटीज आपकी IT या आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम एनेबलर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास डेटाबेस है कि नहीं है, आपके पास कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है या नहीं है, आपके पास कंपनी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम है कि नहीं है, ये आपके IT और IS एनेबलर हैं। इसी तरीके से आप कौन कौन सी एनेबलिंग एक्टिविटीज करेंगे, फिर आपके बिजनेस चेंजेस क्या मौजूद है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई सेल्स टीम का इंसेंटिव है, आपके पास कोई यूज सिस्टम टू टारगेट सेल्स एक्टिविटीज हैं, इस तरह की चीजें। फिर ये सारी एक्टिविटीज, सारी बिजनेस चेंजेस रिजल्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट्स। इसीलिए इसको बेनिफिट्स डिपेंडेंसी नेटवर्क कहा जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन ने ये इवैल्यूएट करना है कि मैं जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा हूं CRM के अंदर, अगर मेरे डिजायर्ड बेनिफिट्स अचीव होते हैं तो हम करेंगे, अदरवाइज हम उन बेनिफिट्स को अचीव नहीं होंगे तो हम वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। एल्फ्रेड चांडलर एक बात किया करते थे कि स्ट्रैटेजी बिफोर स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी बिफोर स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रैटेजी बिफोर स्ट्रक्चर क्या है और क्यों ये बात की जाती है, हम इसके बारे में बात करने लगे हैं। वाई स्ट्रैटेजी बिफोर स्ट्रक्चर? जब इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं, सो स्ट्रक्चर कैन बोथ एनेबल एंड डिसेबल स्ट्रेटेजिक एक्शन। अगर आप जनरली देखें, आपका जो स्ट्रक्चर है वो अनेबलर भी हो सकता है और एट द सेम टाइम वो डिसेबल भी कर सकता है आपके स्ट्रैटेजिक एक्शन को। और कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसको हम कह सकें कि जो कि बेस्ट फिट है फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू हैव हिज ओन स्ट्रक्चर जो कि बेस्ट फिट हो आपके अनेबलिंग के लिए या आपके स्ट्रेटेजिक एक्शन को एक्शन में लाने के लिए, एक्चुअली उसको इंप्लीमेंटेशन करने के लिए वो मस्ट है। तो इसलिए स्ट्रक्चर का, राइट स्ट्रक्चर का इन प्लेस होना आपके इदारे के मुताबिक इज ए मस्ट हैव टू
प्रोसीड फर्दर, बिकॉज अगर हम स्ट्रैटेजी बिफोर स्ट्रक्चर के फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, सो दैट इज एक्चुअली द राइट वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड. सो की स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या है हमारे पास इन CRM ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस? जो CRM ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जहन में, उनकी बुक्स में कौन कौन से स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं? तो सबसे पहला गोल एक्विजिशन ऑफ केयरफुली टारगेटेड कस्टमर्स और मार्केट सेगमेंट्स. जब यहां पर लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है केयरफुली टारगेटेड कस्टमर का, इसका मतलब यह है कि वो कस्टमर हु कैन क्वालिफाई एक्चुअली टू बी योर पोटेंशियल टारगेटेड कस्टमर. और क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन एक बहुत ही कॉस्ट के हवाले से एक बहुत ही अहम एरिया है, क्योंकि आप कॉस्ट इंकर कर रहे होते हैं कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज टू हाई फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन. तो इसीलिए जो क्वालिफाइड कस्टमर्स हैं उनको हायर करना, उनको एक्वायर करना इज वन ऑफ द कोर ऑब्जेक्टिव्स of this CRM organizations. Then second is the retention and development of strategically significant customers और market segments. हमारा जो अगला ऑब्जेक्टिव है वो रिटेंशन है स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट कस्टमर्स की. ये वो कस्टमर्स हैं जो कि आपके लिए ना सिर्फ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बल्कि आपके इदारे के लिए प्रॉफिटेबल रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. सो एक्चुअली दीज आर प्रॉफिटेबल कस्टमर्स. एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं कि दीज कस्टमर्स हैव द पोटेंशियल टू ग्रो विद योर ऑर्गेनाइजेशन. और ये वो कस्टमर है जिनको आप समझते हैं कि ये लॉयल कस्टमर्स भी बन सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए. जो तीसरा की स्ट्रेटेजिक गोल है दैट इज कंटिन्यूस डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ कंपैटिटिवली सुपीरियर वैल्यू प्रोपोजिशन टू द सेलेक्टेड कस्टमर. आप किस तरीके से बेटर एंड बेटर, जिसको यहां सुपीरियर कहा गया है, वैल्यू प्रोपोजिशन अपने कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं, ये नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. बिकॉज अगर आप कस्टमर को एक वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर करने में कामयाब हो गए विच इज बेटर देन योर कंपैटिटर, विच इज सुपीरियर देन योर कंपैटिटर, देन अल्टीमेटली इसका मतलब यह है कि आप वो जर्नी ऑफ कस्टमर लॉयल्टी की तरफ जा रहे हैं, कस्टमर की डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, एंड द कस्टमर इज गोइंग टू स्टे विद योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और अगर कस्टमर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके पास स्टे करता है, और ये वो कस्टमर है जो कि स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट कस्टमर है, हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव जो था, और तीसरे नंबर पे हमारे पास नए कस्टमर्स भी आ रहे हैं जो कि राइट सेट ऑफ कस्टमर्स हैं. तो अगर ये तीन ऑब्जेक्टिव्स एक CRM ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है और रिलीजियसली फॉलो करती है, तो कहीं से भी वो ऐसा नहीं है कि वो अपने जो कोर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनसे हट सके या उनको अचीव ना कर सके.